everyone. So let's start today's Hindu editorial analysis. So first, in this we are going to study two topics, NDPS Act and China's new border law. So first is, should the NDPS Act be amended? अब ये एक्ट न्यूज में आया क्यों है? हमने रिसेंटली सुना था कि फेमस सेलिब्रिटी जो शाहरुख खान थे, उनके बेटे आर्यन खान पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक रेड डाली थी क्रूज शिप पे, ठीक है, जिसके तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया था और 25 डेज के बाद उनको बेल मिली है, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव पे ये एक्ट जो है वो न्यूज में है। ओके, नाउ व्हाट इज नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट? This act was established in 1985 and this act forbids the production, possession, selling, purchase, etc. of narcotic drugs and psychotropic substances except for medical and scientific purposes. इस एक्ट के तहत, जो कि 1985 में लाया गया था, इस एक्ट के तहत कोई भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो कि आपके ब्रेन को मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं रहने देते हैं, ठीक है, उनकी पोसेशन, सेलिंग, परचेज, सब चीजों को, इनफैक्ट प्रोडक्शन को भी ये फॉरबिड करता है। सिर्फ मेडिकल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए ही आप उन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एस्टैब्लिश किया था 1986 में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, ठीक है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था and it operates under Ministry of Home Affairs. It is located in New Delhi and it is a nodal narcotics law enforcement and intelligence agency which is responsible for countering drug trafficking and illicit drug violence. ठीक है, अब इस एक्ट के तहत 1985 के एक्ट के तहत जो मिनिमम सेंटेंस फॉर डीलिंग विद ड्रग्स एज पर दिस एक्ट, इट इज 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट कपल्ड विथ ₹1 lakh फाइन। अब एक्चुअली बात क्या आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये कह रहे हैं कि हमें इस एक्ट के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। वो अमेंडमेंट्स क्या बोले हैं इन्होंने? सबसे पहली बात ये की है कि अगर किसी के पास स्मॉलर क्वांटिटीज में हमें ड्रग्स मिलते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल के पास हमें स्मॉलर क्वांटिटीज में ड्रग्स मिलते हैं, तो हमें उस इंडिविजुअल को एज अ विक्टिम ट्रीट करना चाहिए rather than accused, ठीक है। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए यार इसके पास ड्रग्स कहाँ से आए, ये ड्रग्स क्यों ले रहा है और ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसने ड्रग्स लिए हैं, और उसके लिए हमें इनको जेल ना बेचने की बजाय रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना चाहिए। दिस वाज दिस सजेशन। ओके, अब इसी के पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल में there was a conversation moderated by Murray Ramu, महेश भागवत and मजहर हुसैन। So let's see इन दोनों के बीच में मतलब क्या बात हुई, इनसे क्वेश्चंस पूछे एंड इनके पर्सपेक्टिव्स क्या थे, महेश भागवत एंड मजहर हुसैन के क्या पर्सपेक्टिव्स थे, इन्होंने क्या कहा। So फर्स्ट क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया था कि फर्स्ट अरेस्ट देन इन्वेस्टिगेट सीम्स टू बी द प्रिंसिपल फॉर इन्वेस्टिगेशंस। अब पहले ये बोला कि इस एक्ट के तहत सबसे पहले तो अरेस्ट किया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशंस की जाती है, क्या ये सही है? ठीक है, क्योंकि अरेस्ट आप एक बार किसी को कर लेते हो किसी भी केस में, तो चाहे वो बाद में गिल्टी फाउंड ना हो, बट उसके जो कैरेक्टर पे वो जो टैग है ना लग जाता है कि हाँ भाई ये ड्रग्स में इन्वॉल्व था, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तभी तो इसको पकड़ के लेके गए थे, तो उसको वो टैग मिल जाता है। तो महेश भागवत ने ये कहा कि नहीं, ये गलत है। हम जब भी किसी जगह पर किसी को अरेस्ट करने जाते हैं या हमें कोई सस्पेक्ट मिलता है, तो हमारे साथ उस जगह पर रेड डालने वक्त हमारे साथ एक गैजेटेड ऑफिसर या एक मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे हमारे साथ एक गैजेटेड ऑफिसर या एक मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, और अगर हमें कोई लगता है कि कोई एक्यूज्ड है तो उसको हम नियर बाय मैजिस्ट्रेट में लेकर जाते हैं, और उसी के बाद जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है।
ये उनका कहना था कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि जाए और उसको पकड़ लिया। जब हम उसको पकड़ने जाते हैं तो हमारे पास एक मजिस्ट्रेट रहता है या गैजेटेड ऑफिसर रहेगा, जिसकी मतलब कि देख रेख में ही हम लोग ये सब जो प्रोसीजर है ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जो भी एक्यूज्ड हमें लगता है, सस्पेक्टेड लगता है कि हाँ वहां पे हमें उसके पास ड्रग्स मिले हैं, तो हम उसको नियर बाय मजिस्ट्रेट में लेकर जाते हैं। वहां पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर हमने करेक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो उसको हम जो है बिना किसी क्रिमिनल ऑफेंसेस के हम उसको छोड़ देते हैं कि उसके ऊपर हम कोई चार्जेस नहीं लगाते हैं, अगर कोई करेक्ट प्रोसीजर हमने फॉलो नहीं की है जो भी हमें मेंशन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट द पुलिस फेस इन इन्फोर्सिंग द एनडीपीएस एक्ट टू टेक ड्रग केसेस टू देयर लॉजिकल एंड। महेश भागवत ने ये कहा कि भाई जब कंज्यूमर एंड से लेकर हम यूजर एंड तक पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, बिकॉज हमें इसमें सिंगल व्हीकल को भी चेक करना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिकली इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल व्हीकल को चेक करना बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है। और कई बार तो व्हीकल की लॉरी के अंदर तक भी ड्रग्स जो है छुपा दिए जाते हैं, जो कि स्निफर डॉग्स के बिना पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है जितना सुनने में लगता है। इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस एंड समटाइम इट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल। ओके, थर्ड बात की थी, हाउ डू यू सी द मिनिस्ट्रीज प्रपोजल टू रेफर पर्सन्स पोसेसिंग ड्रग्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू गवर्नमेंट रन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। अब जो यूनियन मिनिस्ट्री ने जो एक प्रपोजल दिया कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेकर जाना चाहिए rather than in jails, तो इसने कहा इट इज अ बिग नो, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हमारे पास कितना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने ही गवर्नमेंट रन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और कितने ही उनके अंदर काउंसलर्स और हमारे पास साइकेट्रिस्ट प्रेजेंट है, कितने ही काउंसलर्स और कितने ही साइकेट्रिस्ट प्रेजेंट है। अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो पूरी कंट्री वाइज चेंजेस लाने की बजाय किसी एक स्टेट, जिन भी स्टेट में सबसे ज्यादा ड्रग केसेस हमें मिलते हैं, हम उन स्टेट में सबसे पहले चेंजेस लाने की कोशिश करें, रेदर देन पूरे लॉ को अमेंड करके पूरी कंट्री में चेंजेस लाएं, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी के टाइम के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे पास इतने साइकेट्रिस्ट हैं, ना ही हमारे पास इतने काउंसलर्स हैं और ना ही हमारे पास इतने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। सो रेदर देन पूरी कंट्री को देखें, उन स्टेट्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए जहां पर ये केसेस सबसे ज्यादा हैं और वहां पर हमें सबसे पहले चेंजेस लाने की जरूरत है। विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पुलिस, हम उनके साथ मिलकर वहां पर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की मतलब कि वहां पे बना सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं और वहां पर हम सबसे पहले चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं, कि उनका कहना था। ठीक है, देन उन्होंने बात की, देयर आर मेनी स्ट्रीट चिल्ड्रन हु यूज व्हाइटनर्स, ग्लू, पेंटिंग केमिकल्स एक्सेट्रा, बट कोई फोकस नहीं किया जा रहा उन सब चीजों पे। तो अब उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के ड्रग्स होते हैं, जैसे पार्टी ड्रग्स होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, कुछ इनहेलेंट्स होते हैं जिनको हम सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं। कुछ लोग, जो लोग इन चीजों को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे ड्रग्स को, तो वो लोग क्या करते हैं, कफ सिरप्स पी लेते हैं क्योंकि वो इजी है, व्हाइटनर्स का यूज करते हैं, उनको इनहेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये भी देखा गया है कुछ लोग तो ब्रेड की स्लाइसिस के ऊपर जंडू बाम अप्लाई करके उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये बात उसने कही है और इसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पुलिस है उनको इस पे भी फोकस करना चाहिए। जो लोग केमिकल्स और व्हाइटनर सेल कर रहे हैं वो भी इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जो यूज कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो विक्टिम्स हैं ही हैं, ठीक है, पर जो सेल कर रहे हैं उनको वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए हैं। तो उन्हें भी इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा फोकस देना चाहिए। और इस चीज के लिए उसने एग्जाम्पल दी कि जब मैं यूएस गया था तो उस टाइम पे मैंने एक शॉप पे जाके बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी, तो उस शॉपकीपर ने मुझे मना कर दिया। ठीक है, उसने मना कर दिया और जब मैं वहां से निकला तो उसने मेरी गाड़ी का नंबर तक नोट किया जिस व्हीकल में मैं ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल देकर बताया कि किस तरह से वहां पे ट्रेडर्स भी इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थे कि डिक्रिमिनलाइजेशन अपार्ट, इसको छोड़कर क्या और स्टेप्स लेने चाहिए। उसने बोला देखो, हमने कह दिया कि पुलिस को तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ट्रेडर्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट क्या ये तुम्हारे घर के अंदर घुसकर
ये तुम पे नजर रख सकते हैं? तो नहीं। तो सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है पेरेंट्स का, बिकॉज आप कोई भी एथिकल वैल्यूज, कुछ भी मोरल वैल्यूज आप अपने घर से सीखते हो, आपको बाहर नहीं सिखाई जाती है। तो सबसे पहले योर टीचिंग्स बिगिन फ्रॉम योर होम, ठीक है। तो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं उनके बीच में एक अच्छा बॉन्ड, फ्रेंडली बॉन्ड होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अपनी बात को शेयर कर पाए, उनसे डरे ना। अगर वो अपनी बात उनसे शेयर कर पाएंगे, उनसे डिस्कस कर पाएंगे, तो वो बेटर सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि टीचर्स का रोल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली स्कूल में हम अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं, देन उसके बाद ट्यूशन्स जाते हैं, बहुत अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो टीचर्स का भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल बनता है। क्या वो बच्चा टाइम से स्कूल आ रहा है ना? क्या वो एब्सेंट तो नहीं है? क्या वो क्लासेस को बंक तो नहीं कर रहा? क्या उसके आगे पीछे कुछ ऐसे लोग तो नहीं प्रेजेंट हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको ऐसा कुछ लगता है तो उसके खिलाफ उनको एक्शंस लेने चाहिए। तो टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सिविल सोसाइटी रोल, सिविल सोसाइटी रोल की अगर बात की जाए तो अगर एक बंदा कुछ कर रहा है ना सोसाइटी में, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर वहीं पे जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये बात उन्होंने कही थी। और उसके साथ ही उन्होंने एक एग्जाम्पल भी ली थी, आइसलैंड की। उन्होंने कहा था कि आइसलैंड में वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल लेवल से ही उनको ड्रग अब्यूज के बारे में सिखाया गया है, ठीक है। वहीं पे कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, उनको वो सब कुछ स्कूल लेवल में ही सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से 70 से 80% जो यंगस्टर्स हैं वो ड्रग अब्यूज से निकलकर बाहर आ चुके हैं। मतलब दे हैव गेन्ड अ गुड रिजल्ट, बिकॉज अगर आप एक छोटे बच्चे को ना, जब तक वो स्कूल में, उसको मोल्ड करना बहुत इजीली है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी बातों से, उनको सिखा सकते हो। बट रेदर देन जब वो बच्चा स्कूल से बाहर निकल जाता है, एक हायर स्टडीज में चला जाता है, तो उसको इन्फ्लुएंस करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो स्कूल लेवल से ही टीचिंग्स होना भी जरूरी है, ये उन्होंने आइसलैंड का केस लेके हमें बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज माजर हुसैन। तो माजर हुसैन ने ये बात कही कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में किस तरह से ये लोग नार्कोटिक ड्रग्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किस तरह से उससे एडिक्टेड हो रहे हैं, और क्यों उनको सोसाइटी में इतनी होपलेसनेस नजर आती है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही थी कि रही बात वो व्हाइटनर्स की जो स्ट्रीट चिल्ड्रन यूज करते हैं, तो कोवा ने PIL पिटीशन जो थी फाइल की थी हाई कोर्ट में बहुत देर पहले ही, ए डिकेड एगो, ठीक है। और हाई कोर्ट ने ये भी बोला था कि 18 इयर्स ऑफ एज से नीचे वाले बच्चों को आप व्हाइटनर सेल नहीं करोगे, ठीक है। और अब ये ड्यूटी बनती है पुलिस की और यहाँ भी जो भी ट्रेडर्स हैं जो उसको सेल कर रहे हैं कि वो ऐसे केमिकल्स को ना सेल किया जाए। बट ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई नहीं ले रहा है, ठीक है। वो सेल कर देते हैं, ट्रेडर्स इसलिए सेल कर देते हैं क्योंकि उनको ऑब्वियसली मनी माइंडेड, दे वांट टू अर्न मनी, उनको कोई लेना देना नहीं है वो कौन सा बच्चा है, किस एज का बच्चा है, उसको किस पर्पस के लिए चाहिए, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। और रही बात पुलिस की, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट कीप आई ऑलवेज कि कौन क्या कर रहा है इतना ज्यादा, तो मतलब कोई इतना कष्ट तो नहीं करेगा, राइट। और पेरेंट्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि व्हाट देयर चिल्ड्रन इज डूइंग। एंड नेक्स्ट इज the most Mazhar Hussain said that we should examine the root cause of the problem, because अगर आपने किसी प्रॉब्लम को ऊपर से निकाल कर फेंक दिया तो कुछ टाइम के लिए वो सप्रेस हो जाएगी, बट ऑब्वियसली अगर उसके रूट्स अभी भी वहीं पे प्रेजेंट है तो ट्री विल ग्रो वंस अगेन, राइट, ट्री विल गो वंस अगेन। तो हमें पहले उसकी रूट कॉज को देखना है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो ओरिजिनेट हो कहाँ से रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, चाहे वो रिच फैमिली के यंगस्टर्स हैं, कोई भी हो, व्हाई दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। दिस आर द मेन थिंग्स डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल्स। Okay, next is a clear signal. This article is about the Indian government response on China's border laws.
तो पहले उसके लिए हमें चाइना के बॉर्डर लॉ को देखना पड़ेगा कि चाइना का बॉर्डर लॉ क्या है, और उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्या चीज है। तो वील डिस्कस लिटिल बिट अबाउट इट। ओके, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड रीजन है, दिस इज ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, and this is about 3488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री। ओके, सो अगर बात की जाए ये एलएसी जो वर्ड है ये क्वाइन किसने किया था? ये एलएसी वर्ड जो है क्वाइन किया था ज़हू इनलाई ने 1959 में इन लेटर रिटर्न टू आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उस लेटर में इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो था जिक्र किया था। 1962 में जो इंडो साइनो वार हुआ था उसमें इस लाइन को एक्चुअली इनफॉर्मल सीज फायर लाइन की तरह मार्क किया था। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स in 1993 official recognition of LOC took place। LAC took place। ठीक है, सबसे पहले 1959 में इस लाइन का नाम जो था क्वाइन किया था, 1962 में इस लाइन को एज अ सीज फायर लाइन की तरह यूज किया, और 1993 में इस लाइन को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। ठीक है, बट उसके बाद भी प्रॉपर डिमार्केशंस नहीं की गई थी कि एक्चुअली ये लाइन किस रीजन को डिमार्केट करती है, वो नहीं किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया के हिसाब से तो ये जो LAC है इट इज 3488 किलोमीटर लॉन्ग, वेयर्स चाइना के हिसाब से ये सिर्फ 2000 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है। ठीक है, ओके, अगर अब बात की जाती है उसके, अगर मैं ईस्टर्न रीजन की बात करूं, तो ईस्टर्न रीजन में थी हमारी मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये जो मैकमोहन लाइन थी, दिस मैकमोहन लाइन ये एक्चुअली ड्रॉ की गई थी एज एन अग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड टिबेटन गवर्नमेंट। British India and Tibetan government. Okay, and it is about 890 kilometer long. It includes regions from Assam, Himalaya up to Burma region. Let me show you. Okay, यहां से लेकर from this region अप टू दिस रीजन, बर्मा रीजन के आपके इसू राजी पास। ओके, बर्मा रीजन का इसू राजी पास तक दिस इज मैकमोहन लाइन। ओके, नाउ अब चाइना का क्या कहना था? चाइना का कहना था कि तिब्बत तो हमेशा हमारे कंट्रोल में आता है। ठीक है, तिब्बत तो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो भाई हाउ कैन यू डिमार्केट एनी बाउंड्री? वो तो सिर्फ हमारा काम है, और हमने LAC को ही रिकॉग्नाइज किया है, हमने किसी और चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तिब्बत हमारे कंट्रोल में है, वो हमारा पार्ट है, तो वहां की कोई स्पेशल गवर्नमेंट नहीं है, तो हम ही रिकॉग्नाइज करेंगे कि वहां की जो बाउंड्री डिमार्केशन है वो हम करेंगे, और हमने LAC को रिकॉग्नाइज कर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि वहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं लोंगजू, एस्फाइला एंड आपका नमकाचू रीजन इन तवांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ओके, एस्फाइला की बात की जाए तो जो एस्फाइला रीजन है
असफाइला रीजन करंटली किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एक फॉरेस्टेड एंड माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे काफी बताया गया है कि यहाँ पे ट्रूप मूवमेंट्स देखने को मिली है, 2013 में भी देखने को मिली थी, 2017 को भी देखने को मिली थी। तो काफी डिस्प्यूट इस रीजन में चल रहा है, बट रिसेंटली ये वाला रीजन किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं लोंगचो रीजन की बात करूं तो लोंगचो रीजन में चाइना अपना क्लेम करती है, ठीक है, कि चाइना कहती है कि ये हमारा जो है रीजन है, ठीक है। और अगर बात की जाए तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट में जो दिस रीजन या नमखा जो रीजन जो है ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से कुछ ही दूरी पे 60 किलोमीटर की दूरी पे है, बट तवांग रीजन में ही है। तो यहाँ पे भी चाइना जो है, सबसे पहले जो इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में, यहीं से स्टार्ट हुआ था और चाइना इसको अपना इंटीग्रल पार्ट मानती है अपनी टेरिटरी का, फाइन। और इसी के साथ चाइना ने समुद्रोंग जो रीजन जो है इसको भी कैप्चर कर लिया था, ओके। नाउ अब बात आती है मिडल सेक्टर की। तो मिडल सेक्टर में आपका जो स्टार्ट होता है वो है डेमचोंग रीजन से लेकर नेपाल तक। यहाँ पे कुछ इतना डिस्प्यूट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेमचोंग रीजन से लेकर नेपाल तक का आता है, ठीक है। यहाँ पर एक रीजन है बरहोती प्लेन्स, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। सिर्फ यही रीजन है जो कि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, बट ज्यादा यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड नहीं थे, इसलिए कोई कंट्रोवर्शियल यहाँ पे इतना नहीं देखने को मिलता है। सबसे जो कंट्रोवर्शियल रीजन है वो है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो है आपका काराकोरम रेंज से लेके डेमचोक रेंज तक, ठीक है, यहां तक ये रीजन जो है वो आता है। और यहाँ पे एक्चुअली दिस इज अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड दिस वाज द एक्चुअल बॉर्डर। एक्चुअल बॉर्डर वो था जो कि पहले माना जाता था कि एक्चुअल जो लाइन है हमारे इंडिया और चाइना के बीच में वो ये थी, बट बाद में धीरे धीरे करके चाइना ने अपना क्लेम इस रीजन पे कर लिया। और ये जो रीजन बीच में आता है ये है अक्साई चीन, यहाँ पे देखने को मिलेगा दिस वन, दिस इज द अक्साई चीन रीजन, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड दिस इज द एक्चुअल बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में देयर इज अ गलवान वैली, जहां पर पिछले साल से लेकर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और जिसकी वजह से काफी जो ट्रूप्स के बीच में क्लैशेस हुए थे उसमें 20 इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हो चुके थे। चाइना के कितने हुए हैं हमें नहीं पता है, वो कहते हैं कि सिर्फ 4 हुए हैं, दैट इज एक्चुअल ट्रू और नॉट वी डोंट नो, ओके फाइन। तो रिसेंटली अब ये न्यूज में क्या है कि क्या हो रहा है कि रिसेंटली इन्होंने एक न्यू बॉर्डर लॉज पास किए हैं, चाइनीज लेजिस्लेचर ने न्यू लॉज पास किए हैं, ठीक है, टू सेफगार्ड टेरिटरी एंड कॉम्बैट एनी एक्ट्स दैट अंडरमाइन चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स, ठीक है। और ये लॉ सबसे पहले मार्च 2021 में लाया गया था, प्रपोज किया गया था, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद ही जब ये क्लेम्स मतलब कि जो भी उनके बीच में ये हुआ था कि वो मूव कर रहे थे, ये जो उनके बीच में क्लैश हुआ था 2020 में, उसके बिल्कुल 1 साल के बाद ही इन्होंने ये लॉ जो था वो प्रपोज कर दिया था, ठीक है, ओके। अभी इनका जो चाइना बॉर्डर लॉ है एक्चुअली में क्या था कि अभी प्रपोज तो मार्च 2021 में इन्होंने कर दिया, बट जो चाइना की पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इन्होंने इस पे वोट किया है, ठीक है, दे वोटेड अपॉन दिस एंड दे सेड दैट दिस लॉ विल केम इन इफेक्ट फ्रॉम Jan 1, 2022 से ये इफेक्ट में आएगा, ओके। अभी बॉर्डर लॉ है क्या? इट कॉल्स ऑन द स्टेट टू टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन बॉर्डर डिफेंस। बॉर्डर डिफेंस को स्ट्रेंथन अप करने के लिए ये कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को ये इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जब ये वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लोगों के लिए विलेजेस वगैरह बिल्ड करेंगे, तो वहां पे ये अपने चाइनीज ट्रूप्स को भी छुपा सकते हैं, जिसके लिए इंडिया जो है वरीड है एक्चुअली में। दे एनकरेज एंड सपोर्ट पीपल्स लाइफ एंड वर्क देयर, ठीक है। जैसे कि
and they promote coordination between border defense and social economic development in border areas. जैसे कि वहाँ पे जो भी विलेजेस आते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, नेपाल के साथ, और चाइना नेपाल और चाइना भूटान के साथ जितने भी विलेजेस बॉर्डर करते हैं, दे सेड दैट देयर विलेजेस एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, तो हमें उसको भी स्ट्रेंथन अप करना है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है ताकि हम उस जगह को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें. और अगर फ्यूचर में कोई भी हमें कुछ बोलता है तो हम पहले ही बोल देंगे कि यार हमने तो लॉस निकाले थे कि हम तो अपनी उस लैंड को, अपनी एरिया को, बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम तो सिर्फ प्रोटेक्शन करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है. एंड दे सेड दैट कि फॉर सवर्निटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, हमें इस चीज को, इस क्लॉज को पास कर रहे हैं. ठीक है. और साथ ही साथ दिस सेड दैट अगर कोई भी हमें ऐसा दिखता है कि इन्वेजन्स हो रही है, कोई इंक्रोचमेंट्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें, हमारी पूरी आर्मी के पास पूरे राइट्स होंगे कि उसको ये प्रिवेंट कर सके. ठीक है. अब इंडिया ने इस पे क्या रिएक्ट किया है? इंडिया ने कहा है कि ये सब कुछ आप इसीलिए कर रहे हो, जो आपने पीपल्स, आपकी जो आर्मी ने लास्ट टाइम जो किया था, ठीक है, आपकी आर्मी ने जो लास्ट टाइम किया था अप्रैल मार्च में, तो हम तो चाहते थे कि आप जो भी इश्यू से जैसे पहला था सब कुछ वैसा कर दो, बट आप उसको वैसा करना नहीं चाहते हो. आप यूनिलेटरली डिसाइड करना चाहते हो, एलओसी को अल्टर खुद करना चाहते हो कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स होगी, आप खुद डिसाइड करना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो. ठीक है. आप किसी के साथ मिलकर बात नहीं करना चाहते हो, आपको इसके कोई डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं करना चाहते हो, आप उस पर खुद ही सब कुछ जो है वो डिसाइड करना चाहते हो. ठीक है. तो इसीलिए आपने ये लॉ निकाला है. ठीक है. वेयरएज चाइना का क्या आंसर था? चाइना ने कहा ये सब कुछ तो हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं बॉर्डर्स को लेकर, हम उसको सॉल्व कर सकें. ठीक है. पीसफुली, इक्वालिटी के साथ हम उसको सॉल्व कर सकें. ठीक है. हमारा कोई लड़ाई झगड़े का कोई मामला नहीं है, क्योंकि हमने बाकी 12 नेशंस जो भी हमारे साथ थे, हमने उसको सॉल्व कर दिया. सिर्फ अब हमारा बचा हुआ है इंडिया के साथ, और हमारा बचा हुआ है भूटान के साथ. भूटान के साथ तो हम सिर्फ 400 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं. सिर्फ आप दोनों के साथ ही हमें डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, जो कि हम इस लॉ के तहत ना बड़े आसानी से, प्यार से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये इनका कहना है. ठीक है. और साथ ही साथ आर्टिकल में ये बताया कि चाइनीज जो है अपनी साइड पे ये जस्टिफाइज भी कर सकते हैं कि हमारा इंटरनल मैटर, हु आर यू टू इंटरफियर इन दिस. जब आपने आर्टिकल 370 की अब्रोगेशन की थी, या आपने यूटी की बना दी लद्दाख की, हमने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया. क्या तुमने हमारी बात सुनी थी? क्योंकि उसमें अक्साई चीन आता है, और अक्साई चीन को जो है चाइना अपनी जिनजियांग डिस्ट्रिक्ट का इंटीग्रल पार्ट मानती है. ठीक है. तो आपने हमारे कुछ भी बोलने से आपको कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो हमारा ये इंटरनल मैटर, व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन दिस, ये हमारी सवर्निटी की बात है. ठीक है. तो ये चाइना का क्लेम था. फाइन. ओके. So for today, these are the two questions. Which of the following is not the disputed region between India and China? And second is the narcotics, drugs and such as codeine and morphine act directly on which part of the body? Okay. And these are the answers to the yesterday's question. So let's end our topic with a quote. The time is always right to do what is right. Okay. तो टाइम कभी गलत नहीं है. अगर आपने कुछ सोच रहे हैं कि कुछ सही आपको करना है, तो वो कभी भी आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको सही वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. So that's all for today. Thank you. Bye bye.